विश्व परिदृश्य डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी द्वारा लिखित। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का बढ़ता प्रभाव। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कतिपय संवैधानिक परिवर्तन किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की छवि खराब करने के लिए इसे वैश्विक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। इस मामले को पाकिस्तान ने चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र के 3 मंचों सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार परिषद तथा अंत में महासभा में उठाया। पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकार के हनन तथा संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रस्तावों के उल्लंघन की बात को जोर शोर से उठाया था, लेकिन चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने भारत के पक्ष का समर्थन किया तथा इस मामले को भारत व पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला माना। मानवाधिकार परिषद ने भी पाकिस्तान की दलील को नहीं माना तथा इस मामले में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। 27 सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद की चुनौती को वैश्विक चुनौती के रूप में पेश किया तथा इसके सभी रूपों को समूल नष्ट करने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने भारत की विकास गाथा विशेषकर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का उल्लेख भी किया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास लक्ष्यों को यथार्थ रूप देने में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख भी किया। उनके प्रस्तावों पर महासभा के सभी सदस्यों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर समस्या का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन जब अगले दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कश्मीर का राग अलापने का प्रयास किया तो भारतीय राजनयिकों ने अपने तर्कों व तथ्यों के साथ पाकिस्तान की कलई खोल दी। परिणामतः कश्मीर पर महासभा में चर्चा करवाने पर पाकिस्तान का प्रयास सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार 2019 के महासभा के सत्र में भारतीय दृष्टिकोण को विश्व के देशों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भारत के बढ़ते प्रभाव पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के आलोक में इसका उद्देश्य विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ साथ विश्व शांति की स्थापना के लिए सकारात्मक पहल करना था। विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। 193 देश इसके सदस्य हैं। ये संगठन देशों की संप्रभुता, समानता, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा तथा देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप जैसे सिद्धांतों पर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंग हैं, जिनमें इसकी महासभा तथा सुरक्षा परिषद प्रमुख अंग हैं। महासभा को विश्व का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद इसका कार्यकारी अंग है तथा विश्व शांति व सुरक्षा के लिए ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके 5 स्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति का व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें विश्व शांति स्थापना के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया है। प्रत्यक्ष सैनिक उपायों के साथ साथ ये देशों के मध्य सहयोग बढ़ाकर तथा विश्व की चुनौतियों जैसे गरीबी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि का समाधान कर विश्व शांति में अपना योगदान दे रहा है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के कई विशेष अभिकरण जैसे यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानवाधिकार परिषद आदि निरंतर कार्यरत हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य देश है। जब स्वतंत्र भारत ने अपने संविधान का निर्माण किया तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने, विश्व शांति तथा सहयोग को बढ़ाने तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे तत्वों को शामिल किया गया। अतः भारत संवैधानिक दृष्टि से भी संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के प्रति वचनबद्ध है। 1950 से 1990 के शीत युद्ध काल में भारत ने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति तथा पंचशील के सिद्धांतों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया। इनमें राष्ट्रों की समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद व रंगभेद नीति की समाप्ति तथा समता और न्याय पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे मौलिक उद्देश्यों व सिद्धांतों का समर्थन शामिल है।
इस काल में भारत ने विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, उपनिवेशवाद को समाप्त करने तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर अधिक जोर दिया। भारत का बढ़ता प्रभाव। 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति हुई तथा उत्तर शीत युग में संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका व प्रभाव दोनों में विस्तार हुआ है। भारत विश्व का सबसे बड़ा क्रियाशील लोकतंत्र है। इसके साथ गत 3 दशकों में भारत विश्व की एक उभरती हुई शक्ति का दर्जा प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज विश्व के विकसित व विकासशील दोनों देश विश्व शांति व विकास के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वर्तमान में विश्व की प्रमुख चुनौतियों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकारों का उल्लंघन, गरीबी तथा भुखमरी आदि के संबंध में वैश्विक स्तर पर किए जा रहे सभी प्रयासों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में भारत का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में भारत अब तक 1 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में योगदान की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अभी भी संयुक्त राष्ट्र के 9 शांति मिशनों में भारत के 7,000 सैनिक कार्यरत हैं। ये एक रिकॉर्ड है कि भारत अभी तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। भारत की अस्थायी सदस्यता का 8वां कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से आरंभ हो रहा है। ये विश्व में भारत की लोकप्रियता तथा उसके बढ़ते प्रभाव का सूचक है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की जो पहल की गई थी, उसमें भारत ने पहली बार सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश की थी। आज ब्राजील, जर्मनी व जापान के साथ भारत भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। चीन को छोड़कर अन्य सभी स्थायी सदस्यों ने भारत के स्थायी सदस्यता के दावे को स्वीकार भी कर लिया है। पृष्ठ 71। गत कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में भारत की धमक अलग दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार भारत की सॉफ्ट पावर को ही रेखांकित किया है। संयुक्त राष्ट्र जिन चुनौतियों के समाधान के लिए प्रयासरत है, भारत ने उनके समाधान में भी अपनी अलग छाप छोड़ी है। 2015 में घोषित जीवंत विकास लक्ष्यों को 2030 की अवधि से पहले पूरा करने के लिए भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी तरह भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को भी शुरू किया है। आतंकवाद के मामले को भारत ने विश्व स्तर पर उठाया है तथा भारत के प्रयासों के कारण इसी वर्ष सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, जबकि चीन ऐसा नहीं चाहता था। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है तथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत अब तक 7 बार 1950-51, 1955-56, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना जा चुका है। 2010 में भारत को अस्थायी सदस्यता के चुनाव में विश्व के राष्ट्रों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। भारत, ब्राजील, जर्मनी तथा जापान 1992 में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी सफलता नहीं मिली। इन देशों को संयुक्त राष्ट्र में G4 के नाम से जाना जाता है। इन सभी देशों के दावों के अपने अपने आधार हैं। भारत ने इन आधारों पर अपने दावे को प्रस्तुत किया है। 1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 74 वर्ष पूर्व हुई थी। तब विश्व के 5 बड़े व शक्तिशाली राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। तब से लेकर अब तक राष्ट्रों की शक्ति तथा क्षमताओं में व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं। अतः सुरक्षा परिषद वर्तमान विश्व की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। भारत अपने आर्थिक व तकनीकी विकास के कारण 2019 में विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
यदि क्रय शक्ति समतुल्यता की दृष्टि से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाए तो अमेरिका, चीन तथा जापान के बाद भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि जहां ब्रिटेन और फ्रांस जैसे छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हों तथा भारत, ब्राजील, जर्मनी तथा जापान जैसे देश इसकी स्थायी सदस्यता से वंचित हैं। अतः सुरक्षा परिषद को प्रभावी बनाने के लिए इस विसंगति को दूर करना आवश्यक है। 2. भारत विश्व का सबसे बड़ा क्रियाशील लोकतंत्र है तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से 16 बार शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन किया है। भारत लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि का शासन आदि आधुनिक मूल्यों में विश्वास करता है, जिनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। अतः इस दृष्टि से भारत की दावेदारी महत्वपूर्ण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में छल कपट की बजाय निष्ठा व ईमानदारी से एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका का निर्वाह करता रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 1955 में अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा भारत को चीन के स्थान पर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन भारत ने सैद्धांतिक पक्ष अपनाते हुए स्थायी सदस्यता लेने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत उस समय साम्यवादी चीन को स्थायी सदस्य बनाने हेतु प्रयत्नरत था। 1949 में राष्ट्रवादी चीन की पराजय के बाद ये पद एक तरह से खाली चल रहा था, क्योंकि पश्चिमी देश साम्यवादी चीन को स्थायी सदस्यता देने हेतु इच्छुक नहीं थे। 3. भारत ने गत 72 वर्षों में अपनी विदेश नीति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने तथा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में भारत का योगदान उल्लेखनीय है। भारत अब तक 40 से अधिक शांति मिशनों में लगभग 1 लाख सैनिकों का योगदान कर चुका है। भारत ने कोरिया युद्ध तथा हिंद चीन समस्या में मध्यस्थता करके शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने उपनिवेशवाद तथा रंगभेद नीति का निरंतर विरोध किया है तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से गरीब देश की समस्याओं को उठाया है। इसी तरह निरशस्त्रीकरण, मानवाधिकारों की रक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में भारत की सक्रिय भागीदारी रही है। 4. गत 20 वर्षों में भारत ने तीव्र आर्थिक व तकनीकी प्रगति दर्ज की है तथा घरेलू आर्थिक सुधारों के माध्यम से वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था से जुड़ने का प्रयास किया है। आज भारत की गणना विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में की जा रही है। भारत G20, ब्रिक्स, इप्सा जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है तथा वर्तमान में विश्व के राजनीति और आर्थिक मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पृष्ठ 72। भारत अभी भी विकासशील देशों को सशक्त प्रतिनिधि है तथा अल्पविकसित देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी निभा रहा है। भारत की इस बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका के लिए आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे उचित स्थान प्राप्त हो। चीन को छोड़कर शेष 4 ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा फ्रांस ने खुलकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यों व नीतियों में भारत की भूमिका का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चाहे वो आतंकवाद से निपटने का मामला हो या वो जलवायु परिवर्तन की चुनौती के समाधान का प्रश्न हो अथवा टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की पहल हो, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश भारत की भूमिका को आशा व विश्वास की नजर से देखते हैं। भारत का क्रियाशील लोकतंत्र, उसका समावेशी विकास क्रम तथा उसमें वैश्विक जिम्मेदारी निभाने की ललक, शांतिपूर्ण साधनों में उसका विश्वास आदि के कारण संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका व प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है तथा भारत विश्व में उनका सम्मानजनक दर्जा का पुनः हासिल करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत की परमाणु नीति।
अगस्त 2019 में भारत द्वारा कश्मीर में किए गए संवैधानिक बदलावों की प्रतिक्रिया स्वरूप जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु युद्ध की बात बार बार उठाई है, पाकिस्तान ने इसके पहले भी बालाकोट की घटना के समय फरवरी 2019 में अपने परमाणु हथियारों के बल पर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। अतः भारत पाक तनाव के बीच भारत की परमाणु नीति व उसके परमाणु सिद्धांत भी चर्चा का विषय बन गए हैं। भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में ही आरंभ कर दिया था। भारत ने अपनी परमाणु तकनीकी को पुख्ता करने के लिए पहले मई 1974 में तथा बाद में मई 1998 में अपना दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। इसके बाद ही भारत की गणना एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में की जाने लगी थी। भारत ने इसके बाद 1999 में गैर सरकारी तौर पर अपने परमाणु सिद्धांत की घोषणा की थी। यद्यपि ये भारत का आधिकारिक परमाणु सिद्धांत नहीं है, लेकिन इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त 3 बातों पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। प्रथम ये कि भारत अपनी ओर से पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। इसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, भारत उन देशों के विरुद्ध कभी भी परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। तीसरा, भारत अपनी प्रतिरक्षा के लिए ही परमाणु हथियारों की न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय क्षमता अर्जित करेगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी के विरोध में भारत के गृह मंत्री ने सितंबर 2019 में कहा था कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अंतिम नहीं है तथा उसमें पुनर्विचार किया जा सकता है। इसका निहितार्थ ये है कि भारत आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवश्यकतानुसार पहले भी परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। इस विवाद के आलोक में भारत के परमाणु कार्यक्रम पर विस्तार से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत भी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का पक्षधर है। अतः भारत ने 1950 के दशक से ही परमाणु तकनीकी का विकास करने का कार्यक्रम चलाया है। भारत ने विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु संयंत्रों की स्थापना की है। भारत परमाणु बिजली के उत्पादन पर जोर दे रहा है क्योंकि परमाणु बिजली पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित है। इस कड़ी में सबसे पहला परमाणु संयंत्र 1959 में अमेरिका की तकनीकी सहायता से लगाया गया था। भारत में चिकित्सा आदि क्षेत्रों में परमाणु शक्ति का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान में भारत में 22 आणविक संयंत्र कार्यरत हैं, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 6,780 मेगावाट है, जो देश के कुल विद्युत उत्पादन का केवल 3.2% है। इसके साथ ही वर्तमान में 11 नए परमाणु संयंत्रों का निर्माण हो रहा है, जिनकी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता 8,100 मेगावाट होगी। भारत ने वर्ष 2032 तक 63,000 मेगावाट परमाणु विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग की दृष्टि से आवश्यक क्षमता अर्जित कर ली है, लेकिन यूरेनियम के घरेलू स्रोतों की कमी तथा परमाणु ईंधन की उन्नत पुनर्संस्करण तकनीकी रिप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के अभाव में भारत का परमाणु कार्यक्रम बाधित होता रहा है। परमाणु परीक्षण तथा भारत का वैश्विक परमाणु अलगाव। भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को विकसित करने के लिए 2 परमाणु परीक्षण भी किए हैं। इन्हीं परीक्षणों के साथ ही भारत के समक्ष परमाणु नीति की नई चुनौतियां भी खड़ी हो गईं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन नामक स्थान पर किया था। इसका कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया है। भारत इस परीक्षण को शांतिपूर्ण आणविक परीक्षण मानता है। उल्लेखनीय है कि परमाणु तकनीकी दोहरे प्रयोग वाली तकनीकी डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक ही तकनीकी का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों तथा हथियार बनाने दोनों के लिए किया जा सकता है। अंतर केवल इतना है कि विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम की परिशुद्धता 3 से 5% होती है, जबकि परमाणु हथियारों में प्रयुक्त होने वाले यूरेनियम की परिशुद्धता 20% या इसके अधिक होती है। अतः अमेरिका व अन्य देश भारत के उक्त परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण मानने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप इस परीक्षण के उपरांत अमेरिका तथा अन्य देशों ने भारत के विरुद्ध परमाणु तकनीक व ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिए थे।
इस परीक्षण के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व के परमाणु ईंधन संपन्न देशों द्वारा 1974 में ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह अर्थात न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना की गई। निर्धारित नियमों के अनुसार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य देश केवल उसी देश को शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ईंधन व तकनीकी उपलब्ध कराते हैं जिसने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हों तथा अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में संचालित करने हेतु सहमति व्यक्त की हो। भारत अपनी विशेष सुरक्षा चुनौतियों के कारण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की उक्त शर्तों को मनाने के लिए तैयार नहीं था। अतः भारत के लिए अन्य देशों से परमाणु ईंधन व तकनीकी मिलने के रास्ते बंद हो गए। इसके बाद विश्व स्तर पर परमाणु क्षेत्र में भारत का अलगाव आरंभ हो गया था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी 13 मई 1998 को पोखरण में ही किया है। इसी के साथ भारत को अघोषित रूप से परमाणु हथियारों की क्षमता भी प्राप्त हो गई है। इस परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका ने भारत के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की थी, लेकिन भारत की स्थिति से संतुष्ट होकर अमेरिका ने 2001 में ये प्रतिबंध हटा लिए थे। शस्त्र नियंत्रण के स्थान पर परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत परमाणु हथियारों को विश्व शांति व सुरक्षा के लिए घातक मानता है। भारत ने सदैव परमाणु शस्त्रों का विरोध किया है। पृष्ठ 73 परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक है, जिसका तात्पर्य ये है कि सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत परमाणु शस्त्र नियंत्रण का समर्थन नहीं करता है। अंतर यह है कि जहां शस्त्र नियंत्रण पर हथियारों के आगे विकास पर रोक लगाई जाती है, वहीं निशस्त्रीकरण में एक श्रेणी के सभी हथियारों को समाप्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु निशस्त्रीकरण का 3 चरणों वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त भारत ने परमाणु हथियारों के सभी वैश्विक प्रयासों का समर्थन व सहयोग किया है, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करने की बजाय इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि दूसरे देश परमाणु हथियार प्राप्त न कर सकें। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की इस भेदभावकारी नीति का विरोध करता है। वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत का समायोजन। 1. भारत अमेरिका शांतिपूर्ण आणविक समझौता 2008। उत्तर शीत युद्ध काल में भारत तथा अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों ने भारत अमेरिका शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका व अन्य देशों ने भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद दूसरे देशों से परमाणु तकनीक व ईंधन देने पर रोक लगा रखी थी। समझौते के बाद भारत को अपरमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर किए बिना अमेरिका के प्रयासों से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से परमाणु ईंधन व तकनीकी के आदान प्रदान की छूट यानी वेवर प्राप्त हुई। इस छूट के बाद ही इस समझौते को कार्य रूप देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समझौते का भारत के लिए ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि परमाणु क्षेत्र में 34 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा भारत का बहिष्कार समाप्त हो गया। वर्तमान में परमाणु हथियारों के विकास तथा प्रसार पर रोक लगाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्थाएं कार्यरत हैं। भारत का प्रयास है कि भारत इन कानूनी व्यवस्थाओं में शामिल होकर परमाणु शस्त्र नियंत्रण के वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान दे सके तथा परमाणु व्यवस्था में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सके। अमेरिका भारत के इन प्रयासों में मदद कर रहा है। इन कानूनी व्यवस्थाओं में भारत की स्थिति इस प्रकार है। 2. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। ये व्यवस्था 1987 में अस्तित्व में आई तथा इसके द्वारा परमाणु मिसाइलों के विस्तार पर रोक लगाई गई है। भारत ने इसकी सदस्यता 2016 में प्राप्त कर ली है। 3. वेसेनार व्यवस्था, वासेनार अरेंजमेंट। 33 देशों का ये समूह 1996 में अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य अपरमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों को दोहरे प्रयोग वाली परमाणु तकनीकी प्राप्त करने पर रोक लगाना है।
भारत ने दिसंबर 2017 में इस समूह की सदस्यता प्राप्त कर ली है। 4. ऑस्ट्रेलिया समूह, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसकी स्थापना 1985 में ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में हुई थी। इसमें 41 देश हैं। इसमें ऐसे निर्यात पर रोक लगाई जाती है जिससे नरसंहारक हथियारों को बढ़ावा मिल सके। भारत ने जनवरी 2018 में इसकी सदस्यता प्राप्त कर ली है। 5. परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG। 48 देशों के इस समूह की स्थापना 1974 में की गई थी। चीन के विरोध के कारण भारत इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सका है। ये समूह उन देशों को परमाणु ईंधन तथा तकनीकी के आयात पर प्रतिबंध लगाता है जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उल्लेखनीय है कि चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल व्यवस्था, वासेनार व्यवस्था तथा ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य नहीं है, अन्यथा उसके विरोध के कारण इन तीनों समूहों की भी सदस्यता भारत को नहीं मिल पाती। 5. परमाणु सुरक्षा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी व भारत। परमाणु सुरक्षा का तात्पर्य परमाणु सामग्री, हथियारों व तकनीकी को अनधिकृत रूप से आतंकवादी समूहों तथा संगठित अपराधियों के हाथ में जाने से रोकना है। आतंकवाद के बढ़ते खतरे के कारण परमाणु सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। परमाणु सुरक्षा के लिए अमेरिका ने वैश्विक स्तर सहयोग बढ़ाने के लिए 4 वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया है। पहला परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2010 वॉशिंगटन में, दूसरा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2012 सियोल में, तीसरा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2014 हेग में तथा चौथा व अंतिम परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 2016 वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था। चौथे सम्मेलन में भारत सहित 50 देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें परमाणु सुरक्षा के लिए देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु सुरक्षा तंत्र मजबूत करने पर बल दिया गया। भारत ने इन प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं। उल्लेखनीय है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर किसी परमाणु नीति की घोषणा नहीं की है, लेकिन परमाणु हथियारों के संबंध में उसके दृष्टिकोण के आधार पर भारत की परमाणु नीति की ये विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। 1. भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए प्रत्येक देश के अधिकार का समर्थक है। 2. भारत परमाणु शस्त्रों को विश्व शांति व सुरक्षा के लिए एक खतरा मानता है, इसीलिए वो व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक है। इसी का दूसरा पहलू ये है कि भारत आंशिक तथा भेदभावपूर्ण शस्त्र नियंत्रण उपायों का पक्षधर नहीं है। 3. भारत मानता है कि प्रत्येक देश का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों सहित समुचित उपाय अपनाए। अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं की दृष्टि से ही भारत ने परमाणु हथियारों का अपना विकल्प खुला रखने की नीति अपनाई है। 4. फिर भी भारत ने परमाणु हथियारों के मामलों में पहले प्रयोग न करने, नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत को स्वीकार किया है। दूसरे शब्दों में, जब तक भारत के विरुद्ध किसी देश द्वारा पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक भारत उसके विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। 5. भारत इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वो गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं करेगा। निष्कर्ष। उक्त विवेचन का निष्कर्ष ये है कि भारत के लिए परमाणु तकनीकी का विकास करना 2 कारणों से आवश्यक है। पहला, भारत परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग करते हुए परमाणु विद्युत का उत्पादन बढ़ा सकता है। परमाणु विद्युत की लागत कम है तथा ये पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। दूसरा, चीन तथा पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के विकास तथा भारत के साथ इन देशों के तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए भारत को अपने लिए परमाणु हथियारों का विकल्प खुला रखना आवश्यक है। इन दोनों जरूरतों को देखते हुए भारत द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम तथा परमाणु नीति का विकास किया गया है। 2008 के भारत अमेरिका शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारत की सुरक्षा आवश्यकताएं वास्तविक हैं तथा भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश है, अतः उसकी विशिष्ट स्थिति के साथ समायोजन किया जा सकता है। पृष्ठ 74।